हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेकमेट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एक्चुअली ये वीडियो आने में बहुत टाइम लगा एंड आई नो कि आप वेट कर रहे होंगे। टाइम इसलिए लगा कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी बस ऐसे ही है। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ी सी अपनी एनर्जी रीगेन करके सोचा कि एक वीडियो आना तो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का भी लॉस हो रहा है। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। और आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी थी कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 मंथ। चेकमेट को स्टार्ट हुए 1 मंथ हो गया है और आपके सपोर्ट की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत सब मतलब कि बहुत सब अच्छा चल रहा है। सो ऐसे ही आई होप आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे अपना आज का सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, जो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एंड ऑल्सो फॉर स्कूल्स स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। हो सकता है थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे को कफ कोल्ड बहुत मतलब सब हो रखा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट आर सेम। सो स्टेटमेंट 1 कहती है कि द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो वेदर या क्लाइमेट, हमें अगर किसी भी जगह का वेदर या क्लाइमेट पता करना होता है तो हम क्या क्या चीज़ वहाँ की देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे रेन्स कैसी हैं, ह्यूमिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या है, या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है। तो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली फिर हम क्या कहते हैं, वेदर और क्लाइमेट। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि फिर वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम ही हैं। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना। टेम्परेचर, रेन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, बट क्लाइमेट रेफर्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। सो ये भी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है स्टेटमेंट, क्योंकि देखो अगर वेदर की हम बात करें तो येस इट फ्लक्चुएट इवन विद इन अ डे। आप कभी भी सुबह उठोगे, कभी कभी आप देखोगे कि सुबह को बहुत धूप निकल रही होगी, लेकिन दोपहर के 2-3 बजते बजते बहुत तेज बारिश होने लगेगी, है ना। और हो सकता है कि इवनिंग में फिर से मौसम वापस से वैसे ही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो हम देखेंगे कि वेदर जो होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है ना। वेदर फ्लक्चुएट करता है, यानी हम कह सकते हैं कि वेदर इज व्हाट, कि वेदर क्या है, एट अ पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड वेदर। और यही अगर हम फिर क्लाइमेट के लिए जाएं तो क्लाइमेट के लिए क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर अ लार्ज एरिया, है ना। वही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ लार्ज एरिया, कम से कम मोर देन 30 ईयर्स हम उसमें लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, क्लाइमेट हो जाती है। तो आई थिंक अब ये क्लियर है, दोनों ही पॉइंट्स हमारे क्लियर है कि एलिमेंट्स वेदर क्लाइमेट के सेम है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वेदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी भी जगह की, और जो क्लाइमेट है वो लंबे समय के लिए, कम से कम 30 ईयर्स। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमारी करेक्ट हो जाती हैं तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारा ऑप्शन होगा थर्ड, है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे देखो जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं आई विल नॉट रीड आउट, क्योंकि रीड आउट करके ना मेरे को आप लोगों का समय वेस्ट करना है और ना ही अपना भी करना है, क्योंकि मैं फैक्ट्स इसलिए हमेशा साथ में देती हूँ कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो यहाँ से आपको जो भी लगता है उसमें ऐड ऑन करते जाएं। ठीक है। तो ये आप वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा से प्ले करके और अपने नोट्स बना सकते हैं, उस समय आप इन फैक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन और रीजन। सो देखो मेरे सा और शाह में ना बहुत मतलब है, थोड़ा पंगा है। सो आप जो भी ये असर्शन होता है या जो भी होता है, बट आप इसको असर्शन ले लो। ठीक है। तो असर्शन, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। सो असर्शन क्या कह रहा है कि किसी भी जगह का जो प्रेशर और विंड सिस्टम है वो वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यस, ये बिल्कुल देखो ठीक बात है। अगर हम लैटिट्यूड की ही बात करें तो अगर हम इक्वेटर पर हैं, मतलब यानी हम इक्वेटर पर हैं, या इक्वेटर से जैसे जैसे फिर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी हम
हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं, हम देखेंगे जो इक्वेटर पर जब हम होते हैं तो क्या होता है, इक्वेटर पर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर मतलब ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब वहाँ इक्वेटर पे हम देखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इसी तरीके से जब हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर होता जाएगा कम, और जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो यानी लैटिट्यूड्स मतलब एक तरीके से एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है प्रेशर के लिए। और क्योंकि प्रेशर से हम देखते हैं विंड सिस्टम अफेक्ट होता है, क्योंकि हमेशा विंड क्या होती है, हाई टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। एल्टीट्यूड को भी हम देख लेते हैं, एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है। देखो, अगर कोई भी जगह है और वो उसका जो कि हम एल्टीट्यूड चेक करते हैं हम सी लेवल से, तो अगर कोई भी जगह उसका एल्टीट्यूड कम है, ठीक है, उसकी हाइट यानी कम है, वो कम जगह पे है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर होगा ज़्यादा, है ना। क्योंकि आप देखते हो ग्रेविटी की वजह से जो भी बल्क ऑफ एयर है वो नियर द सरफेस होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, आपने कभी सुना भी होगा या आप भी अगर कभी माउंटेन्स वगैरह पे हाइट पे गए हैं तो आपने फील भी किया होगा कि वहाँ पे जो लेयर है ना एयर की, वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है ना। और इसीलिए वहाँ पे कई बार कई लोगों को बहुत दिक्कत भी आती है जब वो माउंटेन्स पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं। इवन जो स्पेशली माउंटेनियर्स होते हैं वो तो अपना वो भी लेके जाते हैं, स्लेंडर्स वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो क्या हो जाता है, बहुत मतलब थिन लेयर हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड भी डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया। तो ये हमारा असर्शन क्लियर हो गया, ये ट्रू है। अब हम आते हैं रीजन की तरफ। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखो किसी भी मतलब हम कहेंगे किसी भी जो लैटिट्यूड पर है वो कितना टेम्परेचर गेन हो रहा है, ये हमारी किसकी वजह से है, जो हमारी अर्थ का मतलब हमारे अर्थ की जो शेप है और जो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में वो रेवोल्यूशन कर रही है, और सन से उस पर कितनी हीट कहाँ पर पड़ रही है, तो ये इसकी वजह से होता है ना। और इसी तरीके से अब हम सेकंड यहाँ पर देखते हैं, अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स एयर एज क्लोज टू सरफेस एंड मेक एल्टीट्यूड टू अ डिटरमाइनिंग फैक्टर, वही जो भी हमने डिस्कस करा, है ना। तो यानी असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम किसके तरफ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, है ना। ए आर ट्रू, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी असर्शन की, ठीक है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन अगेन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। असर्शन में क्या दिया है, द थार डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो असर्शन कह रहा है कि जो थार डेजर्ट है ना हमारा, जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर हाईएस्ट डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। मतलब यानी कि हम अगर दिन में देखें तो दिन में ऐसा हो सकता है कि 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए दिन में टेम्परेचर, और उसी रात को जो टेम्परेचर है वो 10-15 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाए। यानी एक ही दिन में जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो या ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हम देखते हैं कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पर दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो असर्शन हमारा ठीक हो गया, क्योंकि हमें देखो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा असर्शन को भी रीज़न को भी, कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो फिर आप एग्जाम्स में इसी चीज़ में फंस जाते हो कि क्या कहते हैं, वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं बट वहाँ पे ना हम क्या नहीं कर पाते, वो जल्दी से हम लॉजिक्स नहीं लगा पाते। और वो लॉजिक्स और वो सब आप तभी लगा पाओगे जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगी, है ना। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यस प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट टू, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। अभी अपना ये असर्शन हमारा हो गया, ये क्लियर है हमें। रीजन पे आते हैं। थार इज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया, थार इज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। सो रीजन कह रहा है कि थार जो है वो इंटीरियर ऑफ इंडिया है, मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो है वो अंदर है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। मतलब वो मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस होता है ना सी का, वो उससे अवे है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है सी का, आप कोस्टल एरियाज पे देखोगे, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ना तो वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ना सर्दी में वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी क्वालिटी होती है कि वो बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ही ठंडा होता है। देखो इसको हम एक इस चीज़ से भी समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचो, किचन में जाओ। अब ये मैं सोचना मैम किचन की एग्जांपल क्यों देती है, क्योंकि देखो बहुत सारा टाइम किचन में भी बीतता है। सो आप किचन में जाओ, ठीक है, दोनों बर्नर ऑन करो गैस के। एक पर आप रखो भगोना भर के पानी का, ठीक है, दूसरे पे रखो आप तवा। आप देखोगे कि पानी वाला भगोना ना गर्म होने में भी टाइम लेगा, तवा जल्दी गर्म होगा, ठीक है। और उसी तरीके से जब आप सपोज दैट 10 मिनट बाद बर्नर बंद करते हो तो जो पानी है वो देर से ही ठंडा होगा और कंपेरेटिवली तवा होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, इसी तरीके से लैंड और वाटर का चलता है। लैंड बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है, इसलिए जब हम कॉन्टिनेंट्स में अंदर की तरफ बढ़ते हैं ना,
मतलब जब हम ये कहें कि जो ओशन वाला इफेक्ट है, सी वाला इफेक्ट है, वो फिर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि जब हम कॉन्टिनेंट्स में अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो लैंड क्या होगी, जल्दी गर्म होगी, जल्दी ही ठंडी होगी, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगी। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, अभी अगर जो भी नॉर्दर्न इंडिया में है इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट कितनी होती है यहाँ पर आप देखो तो विंटर में बहुत ज़्यादा विंटर हो जाती है और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। और यही कोस्टल एरियाज में मॉडरेट इफेक्ट रहता है। तो अब ये कह रहा है कि थार इज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो रीजन अपने आप में तो ठीक है कि यस थार जो है वो इंटीरियर में है इंडिया के, और वहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है सी का, ये लाइन अपने आप में ठीक है, रीजन ठीक है। बट एक बात बताओ मेरे को, अभी अगर हम दिल्ली का ही एग्जांपल लें, चंडीगढ़ का एग्जांपल लें, तो यस हम मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस है उससे सी के उसमें नहीं आते। बट क्या हमारे यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो क्या डायरनल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है? क्या आपने दिल्ली में कभी ऐसा देखा है कि रात को टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री और उसी दिन जो सुबह में 50 डिग्री? ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब यहाँ पे सीजन्स में एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे डे वाइज तो नहीं है ना डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये रीजन सपोर्ट नहीं कर रहा। रीजन अपने आप में ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, बट रीजन उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि थार में जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो इसकी वजह से है। क्योंकि थार में डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर किसकी वजह से है? सैंड की वजह से। क्योंकि अब हम वापस से एक चीज़ पे आते हैं कि जो सैंड की क्वालिटी होती है, जैसे अभी हमने दो चीज़ों को तो ले लिया था, वाटर को ले लिया, लैंड को ले लिया, अब हम तीसरी चीज़ एक और ऐड ऑन कर रहे हैं, सैंड। सैंड का इन सब में सबसे ज़्यादा वो होता है रेंज, मतलब कह सकते हैं हम कि सैंड बहुत जल्दी ही ठंडी होती है और बहुत जल्दी एक्सट्रीम गर्म हो जाती है। तो रीज़न ये है वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखो क्या ऑप्शन चुनेंगे, हम यहाँ पर चुनेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ आया? मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा इसलिए लगाया क्योंकि एग्जाम में हम यही गलती कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं करनी, हो सकता है बहुत बार दोनों चीज़ें ठीक हो बट वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया? साउथ इंडिया के बारे में कोई 4 फैक्ट दिए हुए हैं और जो भी मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस हेयर, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया है ना, क्योंकि इधर क्या है, वहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। तो तीनों तरफ तो पानी हो गया ना, पेनिनसुला है क्योंकि वो तीनों तरफ पानी हो गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहाँ है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? लेस है। ऐसा होता ही नहीं कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर हो, 6-7 डिग्री का हार्डली डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम सेकंड पे, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस हेयर। बिल्कुल ठीक बात है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी लेस होती है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि वहाँ सर्दी हो, सर्दी में बहुत ज़्यादा, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा भी नहीं होता। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी लेस ही होती है। थर्ड पे आते हैं, टेम्परेचर्स हेयर आर हाई थ्रू आउट द ईयर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि अगर आप वहाँ की लोकेशन थोड़ा सा भी माइंड में इमेजिन करो तो हम इक्वेटर के पास हैं। हमारा हमारा मेनलैंड कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 से शुरू हो जाता है ना। 8 डिग्री 4 जो मतलब हमारा लैटिट्यूड है उससे शुरू हो जाता है। तो हम इक्वेटर के कितना पास है? 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उससे हम बहुत पास हैं। तो वहाँ थ्रू आउट द ईयर गर्मी होती है। अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में समर में ही उतनी गर्मी होती है, फिर जैसे जैसे मतलब सीजन चेंज होते हैं तो यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ थ्रू आउट द ईयर ही गर्मी होती है ड्यू टू कि हम वहाँ इक्वेटर के पास हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हियर। तो ये तो अभी देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती नहीं है। तो यही है जिसको हमें फिगर आउट करना है ना, ये नहीं सपोर्ट करता। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना हैपन्स व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? तो जब जो सन है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो हमें देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना हैपन्स। हाँ, तो इनमें से क्या चीज़ है जो मतलब होती है, यानी ये जो भी 4 चीज़ें दी हैं उनमें से 3 चीज़ नहीं होती, वो एक चीज़ होती है। देखते हैं। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो देखो पहले तो सबसे पहले इमेजिन करो माइंड में ना एकदम से इमेजिन करा करो अगर कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर सन की रेज ओवरहेड हो रही है उस समय, ठीक है, वर्टिकल है, तो यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में फिर समर वाली सीजन चल रहा है। और अगर वहाँ
समर सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा है। और क्योंकि मैंने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उस समय क्या चल रही है, विंटर चल रही है, मतलब टेम्परेचर क्या चल रहा है, कम चल रहा है, तो यस फिर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो ये तो देखो फिर हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्योंकि हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो हाई प्रेशर होता है और ड्यू टू लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, यानी ये सपोर्ट कर रहा है। ये तो हमने पहले ही देख लिया, तो आंसर तो फिर यही होगा। फिर भी एक बार तीनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे मोटिव आपको क्वेश्चंस कराना नहीं है, थोड़ा सा एक साथ में ये है कि प्रैक्टिस भी हो और कुछ जो है कंसेप्ट्स भी क्लियर हो अगर कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो ये तो देखो उल्टा हो गया, लो प्रेशर तो होता नहीं है, क्योंकि लो प्रेशर के लिए फिर नॉर्थ इंडिया में उस समय क्या होना जरूरी है, गर्मी होना जरूरी है, और गर्मी होती नहीं है उस समय अगर वहाँ कैप्रिकॉन पर वर्टिकल होंगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। नो चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये भी नहीं होता, क्योंकि देखो टेम्परेचर में और प्रेशर में तो चेंज होता ही है, इसी की वजह से तो सब कुछ फॉर्म हो रहा है। जब कैप्रिकॉन पर वहाँ वर्टिकल होगा तो यहाँ जो कैंसर वाला चीज़ है, यहाँ पर पूरा ये वाला एरिया क्या होगा, विंटर फील कर रहा होगा, है ना। इसी तरीके से जब कैंसर पे होता है आप देखते हो, तो इसीलिए जब यहाँ पर कैंसर पे वर्टिकल हो रहा होता है सन, तो क्या होता है वहाँ पर उस समय सर्दी हो रही होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो चेंज तो होता है। लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो लू कब ब्लो होती है, देखो लू जैसे आपको पता है एक लोकल विंड है जो कि नॉर्थ इंडिया में ब्लो करती है, और एक मतलब गरम गरम हवा है वो, ठीक है, तो वो गरम हवा है तो वो ऑब्वियसली कब ब्लो करेगी, वो तो समर में करती है ना ब्लो, है ना। और यहाँ समर उस समय हो नहीं रही है जब कैप्रिकॉन पे ओवरहेड हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो अपना फर्स्ट क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट, है ना। ये ऑलरेडी मैं आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में करा भी चुकी हूँ, आप लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ये जो हमने इक्विनॉक्स और समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एन अपेरेंट फोर्स कोज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड, यानी कि एक अपेरेंट फोर्स है, एक आभासी बल है, फेक फोर्स है, रियल नहीं है, और वो अर्थ के रोटेशन से जो है वो मतलब ओरिजिनेट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से वो हमें फील होता है। वो कौन सा फोर्स है, तो देखो वो होता है कोरियोलिस फोर्स, है ना। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स ओरिजिनेट होता है, और वो कौन सा होता है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और वो अपेरेंट इसलिए है क्योंकि वो रियल नहीं होता, वो हमें बस जब वो अर्थ रोटेट कर रही है तो हमें फील होता है। जैसे देखो एक बार इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट जो भी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है उस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे कार है और एक हम कह सकते हैं कार एक सेम स्पीड पे चल रही है, तो आपको कोई फोर्स फील नहीं होता, बट जैसे ही कार में सडन ब्रेक लगते हैं तो आपको एक फोर्स फील होता है ना, कि किसी ने आपको आगे की तरफ एकदम से धकेला, है ना, तभी हम सीट बेल्ट भी लगा के रखते हैं, है ना। तो वो जो सूडो फोर्स होता है ना एक तरीके से, वही वो भी तो फेक होता है उसी तरीके से वो, क्योंकि तब हमें फील होता है जब वो कार क्या होती है, एक मतलब कार नॉर्मल पेस पे चल रही होगी तो हमें फील नहीं होगा, लेकिन जब ब्रेक लगेगी तो हमें फील होता है। इसी तरीके से ये रोटेशन से भी ये एक जो ये अपेरेंट फोर्स है, रियल नहीं है, लेकिन ये फील होता है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा थर्ड। और इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट्स ऑन इक्वेटर इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और नेगेटिव। तो यानी इस चीज़ से हमें ये तो पता चल गया कि जो कोरियोलिस फोर्स था, लास्ट क्वेश्चन में पता चला अपेरेंट फोर्स था, रोटेशन से कॉज हो रहा है, लेकिन अब क्या ये इसका मतलब सब जगह एक जैसा नहीं है ना, सब जगह एक जैसा नहीं है, तो फिर कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, यानी क्वेश्चन हमारा ये है अब ये इक्वेटर पे कितना है। तो देखो ये होता है इक्वेटर पर 0, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। अब ये इक्वेटर पे 0 क्यों होता है, देखो आप इसको ऐसे फील कर सकते हो जैसे अब हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ टू साउथ वर्क करता है, ठीक है। हम इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें सपोज दैट आप एक इमेजिन करो, आप इमेजिन करो अगर आप साइंस सेंटर गए हो, साइंस सेंटर गए हो तो आपने एक मिनिएचर ऑफ द अर्थ ऐसे वहाँ पे रखा देखा होगा, एक बहुत बड़ी सी बॉल रखी है ना, स्टार्टिंग में ही रखी है।
तो आप देखोगे, अब सपोज दैट आप उस बॉल के टॉप पे खड़े हो, इट मीन्स आप पोल्स पे खड़े हो। अब आप पोल्स पे खड़े हो और आप मान के चलो कि एक एक जो कोई पर्सन है वो उस बॉल के सेंटर में खड़ा है, इट मीन्स वो इक्वेटर के पास खड़ा है, ठीक है। अब ऐसे वाहियात क्वेश्चन मत करना कि मैम इक्वेटर वहाँ हम बॉल के सेंटर में कैसे खड़े होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अर्थ में तो ग्रेविटी है, आप नो डाउट वहाँ बॉल पे नहीं खड़े हो पाओगे ऐसे। अर्थ में ग्रेविटी है जो कि हमें खींच के रखती है अपनी तरफ। तो एक बंदा वहाँ इक्वेटर पे खड़ा है, एक बंदा वहाँ पोल्स पे खड़ा है। इमेजिन करो, उस बॉल को मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ना इमेजिन कर पाओ। तो देखो, स्पिन सबसे ज्यादा किसको फील होगा? जो टॉप पे खड़ा होगा उसी को तो सबसे ज्यादा स्पिन फील होगा, है ना। तो इट मीन्स अर्थ की जो रोटेशन से ये कोरियोलिस फोर्स जो हमें फील होता है, ये जब स्पिन जो इसकी स्पिन की वजह से है, तो वो सबसे ज़्यादा फील होगा पोल्स पर। तो यानी ये कोरियोलिस फोर्स जो है ना वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे और ज़ीरो होता है इक्वेटर पे। और जैसे जैसे फिर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट कोरियोलिस फोर्स? ठीक है, एनर्जी बिल्कुल लूज हो रही है, इतना बोला नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी काम चला लो। चलो कोई नहीं, मैं पूरा पूरा कोशिश कर रही हूँ भी आपके लिए रीड आउट करने की, क्योंकि फिर वो एक लगेगा नहीं ना, वो मतलब वो वाली क्लास थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगी अगर आप ही पढ़ते रहोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू? अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, जब भी कभी इज आर नॉट ट्रू देखो ना, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है, इसमें हम बहुत घूमते हैं कि इज आर नॉट ट्रू क्या कहा है, इसी में हमारे ना 1-2 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये सिंपल सा है, जहां भी लिखा हो ना इज आर नॉट ट्रू, तो मान लो ये फॉल्स पूछ रहा है, बस ये सीधा सा पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है। जब हम 4th 5th में थे ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, फॉल्स कौन सा है, वो सीधा पूछते थे, ये घुमा के पूछ रहे हैं इज आर नॉट ट्रू। जैसे ही वहां पे इज आर नॉट ट्रू लिखा हो, बस आप अपने माइंड में क्या करो, ये फॉल्स पूछ रहा है। अब इन चारों में से देख लो फॉल्स कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, एन अपेरेंट फोर्स दैट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। तो यस, कोरियोलिस फोर्स तो अभी हमने पढ़ा ही ना, अपेरेंट फोर्स है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, तो ये तो ट्रू है। डिफ्लेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एयर करंट्स टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्वालिटी भी देखो कोरियोलिस फोर्स की होती है। ये क्या है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स जो चीज़ें हैं या जो विंड्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कैसे? देखो, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा ऐसे समझ लो। सपोज दैट कि आप आप अपना ही कोई एग्जांपल लो, अपने आप खुद से जाओ आप, ठीक है। अपने साथ 2 बच्चों को ले जाओ, सपोज दैट आप उन दोनों को एक पार्क में लेके जाओ, उनको बोलो कि आप एक दूसरे की तरफ बॉल थ्रो करें और दूसरा फिर पहले वाले की तरफ बॉल थ्रो करे, तो वो जिस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे ना वो उसी डायरेक्शन में थ्रो हो रही होगी। लेकिन यही अब आप उनको क्या करो, उस वाले स्विंग पे आप उन दोनों को खड़ा कर दो जिसको आप रोटेट करो, है ना। एक स्विंग होता है ना जिसपे हम बच्चों को खड़ा करके और फिर उसको ऐसे खुद हाथ से घुमा देते हैं। अब आप उस पर खड़ा करो उन बच्चों को, उस पर खड़ा करके आप उस स्विंग को एक बार घुमाओ, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे ही रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब उस स्विंग पे आप जब उनको खड़ा करके घुमाओगे और सेम चीज करने को बोलोगे कि अब बॉल एक दूसरे की तरफ थ्रो करो, तो आप देखोगे वो बॉल एक दूसरे की तरफ भी थ्रो कर रहे होंगे बट वो उस तरफ जाएगी नहीं, वो डिफ्लेक्ट होगी। यही है, यही कोरियोलिस फोर्स है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो हम कह सकते हैं वो जो विंड्स है ना वो डिफ्लेक्ट हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ गया? तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा ठीक हो जाता है। थर्ड पे आते हैं, एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स नॉर्थ साउथ। ये हमने भी पढ़ाई है ना, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ घूम रही है, कोरियोलिस फोर्स कैसे उसके ऊपर परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्थ से साउथ वर्क कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एट द पोल्स द कोरियोलिस फोर्स इज मिनिमम, ये तो हमने भी पढ़ा, पोल्स पे वो मैक्सिमम है ना। इक्वेटर पे वो जीरो है और इक्वेटर पे वो जीरो है, इसीलिए वहां पे इक्वेटर पे ना कोई भी साइक्लोन नहीं बनते। आगे पढ़ेंगे हम अभी, क्योंकि साइक्लोन के लिए जरूरी है हवाओं का घूमना, है ना। तो इसलिए वहां पर इक्वेटर पे बिल्कुल साइक्लोन नहीं बनते, इक्वेटर के फिर थोड़ा सा आगे जाके बनते हैं 10 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो हमारा कौन सा पॉइंट गलत हो गया इसमें? हमारा 4th पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू अबाउट जेट स्ट्रीम? ठीक है, यहाँ पे भी यानी वही पूछा है, फॉल्स कौन सा है जेट स्ट्रीम के बारे में। तो फॉल्स कौन सा है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मान के चलती हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तभी करने आए हैं जब आपने थोड़ा थोड़ा रीड आउट करा है ना। क्योंकि मैं
इतना मतलब अज्यूम करती हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी कोई कर रहा है जब उसने कंसेप्ट थोड़ा सा बुक उठा के पढ़ी हैं और थोड़ी चीज़ें क्लियर है। इसलिए हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके बात नहीं करते, ठीक है। तो हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो आपने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने, 11th क्लास में भी पढ़ा है। जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में ब्लो करती हैं, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं 9 से 12 जो किलोमीटर है उस वाली लेयर में वो ब्लो करती हैं। या फिर हम मीटर की बात करें तो यस, वो 9000 से 12000 मीटर में वो ब्लो कर रही हैं, ठीक है। और वो बहुत हाई हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, इसलिए हम उन्हें स्ट्रीम भी कहते हैं। हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, आप ऐसे मान के चलो 200 किलोमीटर पर आवर तक भी हो जाती है उनकी स्पीड। और अगर कहें तो वो इतनी तेज होती हैं, इतनी तेजी से मतलब वो ब्लो कर रही हैं जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल चीज़ ठीक हो जाती है। मतलब हम ये सरफेस विंड नहीं है जो हम अपने सरफेस के आसपास फील करते हैं ना, वो विंड्स नहीं है। ये बिल्कुल ऊपर वाली जो हमारी मतलब ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है उसके बिल्कुल ऊपर में, जहाँ वो खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट, वहाँ पे ब्लो करती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। समर में इनकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और विंटर में क्या होती है इनकी विंटर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टू मेजर जेट स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड वेयर एयर मासेज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कन्वर्स, नेमली पोलर जेट एंड सब पोलर जेट। तो यस देखो, और इनमें भी मतलब ये दो स्ट्रीम्स तो हैं ही, लेकिन इनमें भी जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है वो सब पोलर वाली सब ट्रॉपिकल वाली होती है, जो कि हॉर्स लैटिट्यूड के पास ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये तीनों ठीक हो गई। इन समर STJ, शॉर्ट में लिखा है STJ, ये सब ट्रॉपिकल जेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन समर सब ट्रॉपिकल जेट फ्लोज अलोंग द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय। ये देखो, जब हम मानसून पढ़ेंगे ना तभी भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि जो समर होती है, समर में जो सब ट्रॉपिकल जेट है वो हिमालय के सदर्न में नहीं होती, वो हिमालय के नॉर्दर्न में होती है। क्योंकि अगर वो समर में होगी ना नॉर्दर्न में, तो फिर हमारे पूरा मानसून का जो सिस्टम है ना वो ही पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर तो मानसून आगे ही चला जाएगा इंडिया में, तो वो कुछ मतलब बारिश हो ही नहीं पाएगी। ये विंटर में होती है। विंटर में क्या होती है, ये विंटर में हिमालय जो है उसके साउथ में होती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बह रही होती है। अब अगर हम कहें कि अभी जो आप देख रहे हो ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी जो भी नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं वो देख रहे होंगे अभी बारिश हो रही है आजकल सर्दियों में, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और इसमें हेल्प करती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। यानी समर में कहाँ पर है ये, समर में हिमालय के नॉर्थ में है, और जो विंटर है, विंटर में ये हिमालय के साउथ में है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, फोर्थ पॉइंट हो जाता है फॉल्स, है ना। तो फोर्थ पॉइंट फॉल्स हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये क्लाइमेट पैटर्न्स दिए हुए हैं और ये ओरिजिनेट कहाँ पर होते हैं ये दिया हुआ है, हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, अभी अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, कहाँ ओरिजिनेट होते हैं ये, मेडिटेरेनियन रीजन पे होते हैं, जो हम देखते हैं ना अफ्रीका के ऊपर वाला पार्ट और यूरोप के नीचे वाला पार्ट, है ना, भूमध्य सागर जहाँ पर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और जो हम नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं, जो विंटर में अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वो इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। सेकेंड है एल नीनो। एल नीनो की अगर हम बात करें तो एल नीनो क्या है, ये एक टेम्परेरी करंट है। टेम्परेरी करंट इसलिए है क्योंकि ये 2 3 या 4 साल बाद ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट कहाँ होती है, ये ओरिजिनेट होती है कोस्ट ऑफ पेरू के पास। यानी अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में होती है, ठीक है, वहाँ ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ क्या लिखा है, ओरिजिनेट अलोंग द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत हो जाता है। ये हर मतलब कभी 2 साल बाद कभी 4 साल बाद ओरिजिनेट होती है। ये एक गर्म करंट है मतलब, और ये किसको रिप्लेस कर देती है, जो पेरू की कोल्ड करंट है ना उसको रिप्लेस करती है जब भी ये ओरिजिनेट होती है, और इसकी वजह से पूरा मानसून सिस्टम अफेक्ट होता है। आगे मानसून वाले में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, जिससे कि हमारे पूरे समर में हमारे यहाँ बारिश होती है, हमारी पूरी एग्रीकल्चर, हमारा पूरा सिस्टम इंडिया का उसी पे डिपेंड है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो कि वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम साउथ ऑफ इक्वेटर इन इंडियन ओशन। बिल्कुल सही बात है ना, इक्वेटर के साउथ में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जो मेडागास्कर वाला पार्ट है ना वहाँ पे वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन बिटवीन
20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 20 डिग्री 30 मिनट साउथ, यानी हम कह सकते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, इसी बीच में ये ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि इसके जो बियॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो जाते हैं, या फिर हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी उनको बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 2। ऑप्शन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार देखो डायग्राम के थ्रू भी इन चीज़ों को देख लो। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेडिटेरेनियन सी, और इस तरीके से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पूरा नॉर्दर्न इंडिया में क्या करते हैं, बारिश करते हैं विंटर में, ठीक है। इसी तरीके से ये है क्या, ये साइक्लोन्स दिए हुए हैं जो ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके बीच में यहाँ पर ये जनरेट होते हैं पूरा। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस तरीके से एल नीनो हम देख लेते हैं। एल नीनो देखो यहाँ ओरिजिनेट होती है। नॉर्मली तो ये पेरू जो करंट है, ये कोल्ड करंट है, ये ब्लो करती है, मतलब लेकिन क्या होता है, जब 3-4 साल बाद कभी ये उसको रिप्लेस करती है एल नीनो, तो ये क्या है, ये हॉट करंट है, ठीक है। ये यहाँ जो पेरू है, पेरू एक कंट्री है, और ये साउथ अमेरिका का वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम मॉनसून की बात कर लेते हैं। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, देखो जो हमारा ऐसे आता है, जो भी हम देख रहे थे, तो देखो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोरियोलिस की वजह से ये किधर है, ये लेफ्ट को जा रही है, देखो इस तरीके से ये लेफ्ट जा रही हैं। अब जैसे ही हमारा इक्वेटर आएगा, तो इक्वेटर पे जब ये आएंगी, तो अब ये क्या करेंगी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ हो रही होगी बहुत गर्मी, है ना, गर्मी हो रही होगी, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। अब यहाँ प्रेशर लो होता है, और विंड हमेशा कैसे बहती है, इधर, क्योंकि हाई प्रेशर हो रहा होता है, तो हाई से लो की तरफ वो बहती है। तो अब यहाँ से वो इधर डिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर डिफ्लेक्ट करती है एयर, अपने राइट की तरफ। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे ही वो इक्वेटर पे आती है तो फिर वो राइट की तरफ हो जाती है। तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ की बात करिए। ITCZ के बारे में बताना है हमें कि ये क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है। तो द ITCZ इज अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक बार पहले वाले डायग्राम पे ही जाके देखते हैं हम। यस देखो, ये जो था ना, ये हमारा इक्वेटर था, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है। और ये जो इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में होता है, इसको हम ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये सदर्न हेमिस्फीयर वाली जो वो होती हैं ट्रेड विंड्स, और इधर से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली ट्रेड विंड्स, ये यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम ITCZ बोलते हैं। और सेकंड क्या था, यहाँ पे ये लो प्रेशर जोन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, जो हमारी विंड्स हैं वो क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इन जुलाई द ITCZ शिफ्ट्स टू 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, इट इज समटाइम कॉल्ड द मॉनसून ट्रफ। तो यस देखो, इसकी भी अगर हम बात करें, एक बार फिर से पीछे जाते हैं। देखो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है जो ITCZ होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे मानते हैं, हम सन वैसे तो स्टिल है, लेकिन हम मानते हैं कि सन की भी अपेरेंट मूवमेंट हम मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रेवोल्यूशन कर रही है सन का, तो वो जो उसकी पोजीशन बदलती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये मानते हैं कि सन की भी अपेरेंट मूवमेंट हो रही है। तो जब ये इक्वेटर पे होता है सन, ठीक है, कब होता है, 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर को होता है, तो हम ये मानते हैं कि ITCZ यहीं पर है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। लेकिन जब ये हम मानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है ना, जो मतलब इंडिया के मिडल से पास हो रही है, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है सन, ठीक है, ओवरहेड यहाँ पर होता है, तो फिर उस समय हम ये मानते हैं कि जो ITCZ है वो भी खिसक जाता है किधर, नॉर्थ की तरफ। ITCZ नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है। इसी तरीके से जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होती है, तो हम मानते हैं कि ये साउथ की तरफ खिसक गया, ठीक है, क्लियर है। तो यानी ये वाली चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जुलाई में फिर वो नॉर्थ की तरफ खिसकेगा, और जैसे फिर वो मतलब हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगी, तो वहाँ क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही होगी, समर हो रही होगी, वो उधर की तरफ खिसकेगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, ठीक हो गई। तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रेन्स कोज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन is called pre-monsoon rainfall, known as with different names at different places. Find the odd one which is not correctly matched.
तो देखो, जो मॉनसून होता है, जो मॉनसून होता है वो जून में होता है, मतलब हम देखते हैं जून में स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें मई टू जून के बीच में भी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही होती है, उसको हम प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो वही हमें देखना है यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो हम बारडोसिलिया की बात करें तो असम में यस, जो प्री मानसून शावर होता है उसको बारडोसिलिया बोलते हैं। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर इसको वेस्ट बंगाल में भी बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स पर भी इसको यही बोलते हैं, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, ठीक है। मैंगो शावर की बात करें तो मैंगो शावर उत्तर प्रदेश में नहीं बोलते, ठीक है। मैंगो शावर कहाँ बोलते हैं हम? केरला में बोलते हैं। जो प्री मानसून शावर है उसको हम केरला में, या फिर हम कह सकते हैं कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, वहाँ पर भी हम इसको मैंगो शावर बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। लीची शावर हम उसको बिहार में बोलते हैं, बिहार से बहुत ज़्यादा जो लीची आती है ना वो बिहार से ही आती है। तो ये थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया गलत, ठीक है। ये यहाँ पे साथ में मैंने लगाए भी हुए हैं, आप एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेस्टर्लीज इज नॉट करेक्ट, यानी हमें वही वेस्टर्लीज के बारे में फॉल्स को क्या करना है? डायग्नोज करना है। फॉल्स कौन सा है? तो देखते हैं। दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो। तो यस, देखो, जो हम बात करें, अगर हम अपने ग्लोब पर देखते हैं तो हमारे यहाँ 3 परमानेंट विंड्स हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं? ट्रेड विंड्स, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। ट्रेड विंड्स के बाद कौन सी हैं? एक बार रुको, मैं इसको ना थोड़ा आपको कैसे, एक मिनट रुको। चलो डायग्राम के से ही हेल्प से समझाती हूँ अभी। एक बार ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो। थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करो, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई की बात हो रही है, ये बात हो रही है 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की, जिनको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ ये ब्लो नहीं करती। ये देखो, ये है क्या? वेस्टर्लीज। ये सब ट्रॉपिकल हाई से ऊपर की तरफ ब्लो करती है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई से जो इक्वेटोरियल लो की तरफ ब्लो करती है ना, वो ट्रेड विंड्स होती है, ठीक है। वेस्टर्लीज यानी कि ये ही फिर फॉल्स हो जाएगा हमारा। एक बार देखो, अब मैं आपको ये फॉल्स हो जाएगा, मैं आपको इसको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। ये है, ये देखो, ये सब ट्रॉपिकल हाई की बात हो रही थी। अब इसने क्या कहा कि जो वेस्टर्लीज है वो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ हो रही है। तो ये कैसे गलत हो गया? देखो, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई, ये हमारी वेस्टर्लीज। ओरिजिनेट ये यहाँ से हो रही है, क्योंकि जितनी भी जो विंड्स है वो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? वो ओरिजिनेट तो होती हैं, देखो इस तरीके से। आप पहले ये देखो, जैसे ये यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई से ओरिजिनेट हो रही है और इक्वेटोरियल लो की तरफ बह रही है, तो ये ट्रेड विंड्स है। लेकिन यहीं से, यहाँ से जब ये ओरिजिनेट हो रही है और ये सब पोलर लो की तरफ हो रही है, तो ये वेस्टर्लीज है ना। तो यानी कि ये गलत हो गया। इसी तरीके से अब आप इसको देखो, वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर। तो यस, वेस्टर्लीज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड पार्ट है वो कम है ना, कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वहाँ पे इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये देखो आप, ये हमारा साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और किधर की तरफ ब्लो कर रही है? देखो, नॉर्थ की तरफ जा रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s। तो अगर हम वेस्टर्लीज की बात करें तो यस, इनको देखो, जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, जो 40 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं इनके आसपास इनको रोरिंग 40s बोलते हैं, यहाँ फ्यूरियस 50s बोलते हैं, और यहाँ श्रिकिंग इनको क्या बोलते हैं? 60s बोलते हैं। इनके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एक बार रीड आउट करते हैं। वेस्टर्लीज आर परमानेंट विंड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया हॉर्स लैटिट्यूड एंड फ्लोज टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर एरिया। तो देखो, ये तो भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। परमानेंट विंड्स है, 3 तरीके की परमानेंट विंड्स होती हैं, मैंने बार बार बताया आपको। जैसे इस पे ये 3 तरीके की परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ठीक है। और अभी इसने क्या यहाँ पर क्या बोला है कि हाई प्रेशर यानी हॉर्स लैटिट्यूड से सब पोलर की तरफ जा रही है, वही जो हमने देखो अभी देखा था, ये हाई प्रेशर और यहाँ से सब पोलर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ठीक हो गया। द मोइस्ट एयर मासेस दैट कोज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये इसकी हमने अभी बात भी करी थी, है ना। जो जेट स्ट्रीम है, हम देखते हैं ना, जेट स्ट्रीम जो कि वेस्टर्लीज का ही मतलब वो है। तो इसी की वजह से क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इंडिया है उसमें क्या हो रही है, विंटर में
रेन्स हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, थर्ड सेलेक्ट करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द प्लानिटरी winds that blow from the subtropical high pressure belts to the equator are known as। अब ये जल्दी से बताओ, देखो अभी ये लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं। अब ये प्लानिटरी विंड्स हैं, सब ट्रॉपिकल से कहाँ, सब ट्रॉपिकल जो हमारा हाई प्रेशर है उससे इक्वेटर की तरफ ब्लो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली ये कौन सी हैं, ये ट्रेड विंड्स है ना। तो ऑप्शन हो गया फोर्थ, ठीक है। ये सब, ये देखो हॉर्स लैटिट्यूड हाई से और किधर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, ट्रेड विंड्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द आइडियलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जो पैटर्न है विंड्स का, वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें ठीक है। देखो डोल ड्रम्स क्या है, डोल ड्रम एक तरीके से एक बैंड है जो इक्वेटर के आसपास होता है। यहाँ पे हम एक तरीके से कहें बिल्कुल जो लेयर जो विंड है, या तो वो बिल्कुल होती नहीं है और बहुत कम होती है, मतलब जो विंड्स हैं वो बहुत मतलब शांत एरिया है एकदम से ना, ये बहुत कम है यहाँ पे। और उसके बाद वेस्टर्लीज नहीं, वेस्टर्लीज तो नहीं होती डोल ड्रम्स के बाद। डोल ड्रम्स के बाद क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती है। अभी हमने देखा ट्रेड के बाद वेस्टर्लीज होती है, ये गलत हो गया। ईस्टर्लीज सबसे पहले तो नहीं, क्योंकि इसने हमें बोला है ना, देखो क्या बोला है, इक्वेटर से देखना है हमें। इक्वेटर पे तो ईस्टर्लीज होगी नहीं, तो पोल्स के पास है। अब इक्वेटर पे डोलड्रम्स होगी, यस, फिर ट्रेड विंड्स होगी, यस, फिर वेस्टर्लीज होगी और फिर ईस्टर्लीज होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना डोलड्रम वाला पार्ट हो गया जो बिल्कुल शांत एरिया है। ये एक ऐसा बेंड है इक्वेटर के आसपास जहाँ पे जो हवाएं हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल शांत है, मतलब और इसके बाद अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें, ये ट्रेड विंड्स आ जाती है, फिर वेस्टर्लीज आ जाती है और फिर क्या आ जाती है, ईस्टर्लीज आ जाती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नियर इक्वेटर नोन एज। ये बहुत ईजी है, कर दिया होगा अभी तक आप लोगों ने, है ना। जहाँ पे भी दो देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके मर्ज हो रही है ना, कन्वर्ज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी तो हमने पढ़ा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, ITCZ। तो ये क्या है, ITCZ है, ठीक है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, वट इज आर नॉट ट्रू अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में इसमें क्या ट्रू नहीं है या फिर क्या फॉल्स है, ऐसे देख लेते हैं क्या फॉल्स है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो यस, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप देखते हो जो साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोन्स मेनली जो एक्टिव होते हैं वो एक्टिव होते हैं कब, अप्रैल मई से लेके और नवंबर तक एक्टिव ज़्यादा होते हैं ना, यानी प्री मानसून टाइम में एक्टिव होते हैं और पोस्ट मानसून टाइम में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम सेकंड देखें, द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट समझ में आ रहा है, कोरोमंडल कोस्ट जो सदर्न इंडिया वाला हमारा पार्ट है उसका ईस्टर्न साइड, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो सदर्न आंध्र प्रदेश है वो वाला कोरोमंडल कोस्ट है, इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वहाँ पर यस, मोस्ट ऑफ द रेन्स किसकी वजह से होती है, साइक्लोन्स की वजह से होती है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, वहाँ पे बहुत साइक्लोन आते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल पे, और उसकी वजह से वहाँ पर क्या आती रहती है, बहुत रेन आती है। अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेन इसकी वजह से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों ही हमारे ठीक हो गए। तो हमारा ऑप्शन, एक मिनट, व्हाट इज आर नॉट ट्रू, यानी इसने कहा था फॉल्स क्या है। हाँ तो देखो हमारे दोनों ट्रू हो गए ना, हमारा फॉल्स कुछ है ही नहीं। तो जब हमारा फॉल्स कुछ नहीं है तो क्या होगा, नीदर वन नॉर सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। देखो डिफरेंट 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 नेम से इनको यहाँ पर दिया भी हुआ है। जैसे यहाँ पर ये वाली जगह पे इनको हरिकेन्स बोलते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पर इनको विली विली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इनको टाइफून बोलते हैं, ये जो चाइना वाला ये पार्ट है यहाँ पर टाइफून बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल नीनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एल नीनो के बारे में हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दिस करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो यस, मैंने अभी बात की थी ना कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, और ये इंक्रीज कर देती है क्योंकि ये हॉट करंट है, इंक्रीज कर देती है वाटर का टेम्परेचर जो पेरुवियन कोस्ट है वहाँ पर करीबन 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। ड्यू टू दिस करंट प्लैंक्टन्स इंक्रीज विच फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ फिश इन द सी।
प्लैंकटन क्या होता है, देखो प्लैंकटन छोटे छोटे पेड़ पौधे और जो मतलब समुद्री जो हम कहेंगे वो वनस्पति टाइप वो होती है, एक तरीके से खाना होता है ये किसका, इनका फिशेस का। तो प्लैंकटन इंक्रीज नहीं होता जब ये एलनीनो ओरिजिनेट होती है ना वहाँ पे हर 3-4 साल के बाद, तो प्लैंकटन इंक्रीज नहीं होता, उल्टा डिक्रीज हो जाता है। और जब उनका खाना ही डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिश भी डिक्रीज होंगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ये गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसने कहा ट्रू कौन सी है, तो यानी ओनली 1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, साउथ वेस्ट मानसून रीचेज ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इंडिया मैच द डेट्स विद द प्लेसेस करेक्टली। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो भी हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंचता है, तो ये इनको मैच करो। ठीक है, अब देखो अगर आपको आइडिया है थोड़ा सा ऐसे करके, देखो केरला साउथ में सबसे पहले वहीं पहुंचता है, तो वहाँ पहुंचता है कब, अराउंड 1 जून। तो देखो डी को थर्ड से मिला दो सबसे पहले। अब डी को थर्ड से मिलाए तो डी को थर्ड से मिलाया एक ही मिल रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन है। फिर भी चेक कर लेते हैं, सी को फोर्थ से मिलाना है। सी हिमाचल प्रदेश, वहाँ सबसे बाद में ही पहुँचता है ऊपर, तो अराउंड 15 जुलाई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिल्ली 29 जून को पहुँचता है, तो बी का हो गया फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। और मुंबई कब पहुँचता है, मुंबई पहुँचता है 10 जून के आसपास, है ना। कैलकाटा पहुँचता है 13 जून के आसपास, इस तरीके से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो गया थर्ड। एक बार ये डायग्राम में भी आप देख लेना किस किस डेट को कब कहाँ पहुँचता है, क्योंकि देखो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग बेस है ज्योग्राफी पूरा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, रटना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर दोगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक बार मतलब जैसे साइंस में भी होता है ना, कुछ फार्मूलाज तो हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, तो उसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें डेट्स आप थोड़ा थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाना कि किस डेट पे कब कहाँ पहुँच रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी फॉल्स कौन सी है वो देख लेते हैं। माउसिन राम रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 1080 सेंटीमीटर इन अ ईयर। तो माउसिन राम जैसा कि सबको पता ही होगा मेघालय में है ये। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन होती है। 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है ईयर में ऑन एन एवरेज, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, माउसिन राम इज सिचुएटेड इन द सदर्न रेंज ऑफ गारो हिल्स। तो ये गारो हिल्स में है, गारो हिल्स की सदर्न रेंज में। तो ये गारो हिल्स में नहीं है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में देखो इस तरीके से 3 रेंज है, ये है गारो, फिर ये है खासी, और फिर ये है जैंतिया। ठीक है, तो ये खासी हिल्स में है, खासी हिल्स की ईस्टर्न साइड में है माउसिन राम, तो ये गलत हो जाता है, फिर हमारा ये फॉल्स हो गया। थर्ड भी देखते हैं एक बार, माउसिन राम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये तो हमने बात ही करी अभी, है ना। अर्थ मतलब वही पूरा वर्ल्ड में वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। और स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट जो केव्स हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो बिफोर मौसिन राम चेरापूंजी हैड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। अब ये ट्रॉफी मौसिन राम के नाम है, लेकिन इससे पहले जो वेटेस्ट प्लेस था वो था चेरापूंजी। अगर हम अब से 10-12 साल पहले की बात करें तो चेरापूंजी था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, सेकंड। ठीक है, और ये एक बार आप देख भी लो, देखो ये गारो हिल्स है, ये खासी हिल्स है, और ये जैंतिया हिल्स है। इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना, कभी कभी ऐसे सीक्वेंस में भी आ जाता है कि ईस्ट से वेस्ट लगाओ, वेस्ट से ईस्ट लगाओ। ये यहाँ खासी हिल्स में है माउसिन राम, इसके ईस्टर्न साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मॉनसून अराइव्स इन मेनलैंड इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन, ये तो हम अभी पढ़ के ही आए ना। देखो मेनलैंड इंडिया में कब तक पहुंच रहा है, अर्ली जून में ही तो पहुंच रहा है, हमने पढ़ा तो अभी 1 जून के आसपास केरला में होता है, तो अर्ली जून। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब वही टेम्परेट साइक्लोन्स की बात हो रही है। हमें देखना है फॉल्स क्या है इसमें। These cyclones generally occur outside the tropics with a latitude range between 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात ही की थी। जो बिटवीन ट्रॉपिक्स है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में तो ट्रॉपिकल होंगे, ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होते हैं, है ना। तो ये तभी इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं या टेम्परेट कहते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दीज साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखो वेस्ट टू ईस्ट ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब याद करो जो अगर हम बात करें जो ट्रॉपिक्स की हैं उसमें तो ट्रेड विंड्स हो रही हैं, और ट्रेड विंड्स कैसे हो रही हैं, ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स बात करें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ वेस्टलरीज है। वेस्टलरीज कैसे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो ये भी करेक्ट हो गई। थर्ड, दीज साइक्लोन्स अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कंपेरेटिवली जो साइक्लोन्स हैं
साइक्लोन्स के कंपेयर में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा बड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, these cyclones originate only over the sea and on reaching the land they vanish gradually। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो जो साइक्लोन्स होते हैं दे ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी, है ना। जो साइक्लोन्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सी के ऊपर ही, क्योंकि वो जो उनकी मतलब एक तरीके से जो उनको एनर्जी मिल रही होती है ना, वो वहीं से मिल रही होती है। जब उनको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाती है तो जैसे ही फिर वो लैंड पर आते हैं उनका लैंडफॉल हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर मिलनी बंद हो जाती है, एनर्जी उनकी बंद हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में ऐसा नहीं है, ये लैंड और जो मतलब कि सी है दोनों पर ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। एक बार डायग्राम भी आप लोग देख लेना। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको करेक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एयर प्रेशर इज लोएस्ट एट द सी लेवल। एयर प्रेशर क्या है, लोएस्ट है एट द सी लेवल। तो ये हम बात भी कर चुके हैं ना अभी कि जो एयर प्रेशर है वो लोएस्ट नहीं होता, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तब वो लोएस्ट होता है। और अगर हम बात करें सी लेवल पर, तो सी लेवल पर तो वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिली बार। तो यस, एयर प्रेशर को देखो मिली बार में मेज़र किया जाता है, और ये सी लेवल पर कितना होता है, 1013 अप्रॉक्सली। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड की बात करें, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। तो यस, डिक्रीज होता है हाइट के साथ, अभी अभी हमने बताया है ना। फोर्थ पॉइंट है, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब विंटर की बात हो रही है, विंटर है तो एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। तो अगर विंटर है तो बताओ एयर कैसे हीट होगी, है ना। एयर तो समर में हीट होती है ना, समर में हीट होगी और फिर वो कन्वेक्शन करंट बनेगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो हमारे कौन कौन से गलत हुए, मतलब हमें अच्छा हमें तो करेक्ट देखने हैं, तो हमारे करेक्ट कौन से हुए, सेकंड एंड थर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये पॉइंट्स भी कंसिडर कर लेना, इनको रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि विंड्स की डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता है ना, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो कोरियोलिस, कोरियोलिस करता है, देखो अभी हमने पढ़ा था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है विंड्स को, सदर्न हेमिस्फीयर में ये उसकी तरफ लेफ्ट की तरफ करता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ करता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो हम दो जगहों के जो प्रेशर में डिफरेंस होता है, ठीक है, उसकी मतलब जो डिस्टेंस है उसके रिगार्डिंग, तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है। यानी जैसे एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फिर ये इसी की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, विंड्स मूव करती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तभी तो हाई से लो की तरफ कर रही है ना। जियोस्ट्रॉफिक अफेक्ट ये नहीं करता, ठीक है, ये इसको अफेक्ट नहीं करता। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फ्रिक्शन अफेक्ट करता है, और फ्रिक्शन भी अफेक्ट करता है सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक ही। जो सरफेस विंड्स होती है ना, सरफेस विंड्स को ही फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट करता है, 2-3 किलोमीटर के ऊपर सरफेस के ऊपर फिर ये फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं करता। और अगर हम कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी करता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे करता है, अगर हम बात करें तो जो वो ये ग्रेविटी की वजह से हवाएं नीचे की तरफ मतलब उनका वो रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ थर्ड क्या होगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो हमें देखना है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। हेडले सेल बिटवीन इक्वेटोरियल लो टू हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, यानी ये बात हो रही है इक्वेटर से लेके और हॉर्स लैटिट्यूड 0 से 30-35 डिग्री के बीच में हेडले सेल होती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फेरल सेल बिटवीन आईटीसी जेड टू सब ट्रॉपिकल हाई, यानी ये तो सेम ही बात हो रही है, आईटीसी जेड तो वही है ना 10 डिग्री के आसपास, और सब ट्रॉपिकल हाई नहीं, यहाँ पर तो कौन सी होती है, यहाँ पर तो हेडले होती है, हेडले के बाद ऊपर फेरल होती है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि फेरल सेल कहाँ से होती है, हॉर्स लैटिट्यूड से लेके और सब पोलर तक, ठीक है। पोलर सेल बिटवीन सब पोलर लो टू हायर पोलर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमारा सेकंड जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। देखो एक बार यहाँ पर देख लो, ये अपनी हेडले सेल है ना। सेल्स के बारे में देखो, जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ से जब ये गर्म होके उठती है ना पवने, मतलब विंड्स यहाँ से, यहाँ इक्वेटर पर गर्मी है,
यहाँ से गर्म होके उठ रही हैं, यहाँ से गर्म होके देखो ऐसे उठी, फिर ऐसे आगे बढ़ी, ठीक है, फिर यहाँ पे आके क्या हो गई, यहाँ पे आके गिर गई, यहाँ तभी इसलिए हाई प्रेशर बन जाता है, सारी यहाँ पे आके विंड्स गिरती हैं। और फिर यहाँ से देखो जब ये इस तरीके से, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है कोरियोलिस की वजह से, राइट की तरफ, तो ये ऐसे आ गई, तो ये ट्रेड विंड्स बन गई, तो ये पूरी एक सेल कंप्लीट हो गई ना, इसको हम हेडले सेल बोलते हैं। ऐसे ही फिर देखो ये फेरल सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, जो हाई मतलब हॉर्स लैटिट्यूड है, हॉर्स लैटिट्यूड्स के और सब पोलर के बीच में क्या है, ये फेरल सेल है, और फिर सब पोलर से लेके और पोलर के बीच में ये क्या है, ये पोलर सेल है, ठीक है। तीनों याद हो गए आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विथ रेफरेंस टू साइक्लोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। फॉल्स कौन सी है वो देखते हैं हम। किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने पढ़ाई कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो बिटवीन द ट्रॉपिक्स ओरिजिनेट होते हैं, है ना, पानी पर ही ओरिजिनेट होते हैं, ओशंस और सी पर। और पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, क्योंकि साइक्लोन्स का जो सेंटर ऑफ द आई होता है वहाँ क्या होता है, लो टेम्परेचर, मतलब लो प्रेशर होता है, जो आई होती है उसकी वो क्या होती है, लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाता है। सेकंड की बात करें, दीज आर द कॉमन फेनोमेना एट द इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के बिल्कुल पास तो कॉमन फेनोमेना नहीं है, क्योंकि हमने बात ही करी थी इक्वेटर पे तो कोरियोलिस फोर्स ही नहीं है ना, और कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए। ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्लेसेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रॉसेस द कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। ये भी हमने भी बात ही करी थी कि जब वो क्रॉस करके कोस्ट पर आता है तो उसका लैंडफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें, आई ऑफ साइक्लोन बिलोंग्स टू हाई प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यस, आई ऑफ द साइक्लोन हाई प्रेशर तो नहीं होता, अभी तो हमने बात करी। आई ऑफ द प्रेशर, आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, ये तो एंटी साइक्लोन में होता है हाई प्रेशर, है ना, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर। तो अभी हमारे यहाँ पे कितने गलत हो गए हैं, अभी हमारे यहाँ पे गलत हो गए दो, कौन कौन से, यानी सेकंड है और फोर्थ है, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टेबल भी एक बार देख लेना। साइक्लोन में सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर, ठीक है। और इसी तरीके से साइक्लोन क्या होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, उसका उल्टा फिर सदर्न में होता है। ऐसे ही एंटी साइक्लोन का है, एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं और फिर उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 28। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिर्फ आंसर बताना इज़ नॉट अवर मोटिव, है ना, चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर भी होने चाहिए। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के बारे में आपको देखना है कि हम इनमें से क्या कंसिडर कर सकते हैं या क्या करेक्ट है। इन दिल्ली एनसीआर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हेल्प टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन इन द विंटर सीजन। तो देखो दिल्ली एनसीआर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हेल्प करती हैं मिनिमाइज करने में पॉल्यूशन। तो आप देखते ही हो कि विंटर सीजन में तो उल्टा पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो इसीलिए बढ़ता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं उस समय दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और उसकी वजह से मैक्सिमाइज हो जाता है ना। तो ये तो फिर क्या है, ये तो करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम बात करें, दीज आर द कॉमन फेनोमेना अलोंग द इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट के पास तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना एंटी साइक्लोन ना साइक्लोन, दोनों के लिए हवाओं का घूमना बहुत ज़रूरी है, ऐसे गोल गोल, तभी साइक्लोन बनता है, एंटी साइक्लोन बनता है। उसके बाद है, नो क्लाउड और क्लाउडलेस वेदर इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसके सेंटर की बात करें, इसमें जो एंटी साइक्लोन है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है, और इसकी वजह से मतलब हम कह सकते हैं ये कंपेरेटिवली साइक्लोन यहाँ नो क्लाउड और क्लाउडलेस वेदर होता है। हम देखते भी हैं ना, जैसे दिल्ली वगैरह में यहाँ हाई प्रेशर जोन डेवलप हो रहा होता है, बारिश नहीं हो पाती, बारिश हो तो फिर भी क्या हो जाए, जो पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो यानी इसमें हमारा ये थर्ड पॉइंट ठीक है ना, सिर्फ थर्ड पॉइंट ठीक है, तो ऑप्शन होगा थर्ड। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। ठीक है, इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच है वो देखते हैं। कैटाबैटिक विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं, उनको माउंटेन विंड भी कहते हैं, यस इट इज़ करेक्ट। एनाबैटिक विंड्स, उनको वैली विंड भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है।
लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द डे, मतलब लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द डे नहीं होता। लैंड ब्रीज क्या होता है, देखो लैंड ब्रीज होता है वो ड्यूरिंग द नाइट होता है। ये करेक्टली मैच नहीं है, आंसर थर्ड। अच्छा आंसर तो आपने पहले ही देख लिया। हो कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है ना, थोड़ी बहुत चीटिंग भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। चलो एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। देखो ये कैटाबैटिक विंड्स है। अब ये देखो ये क्या है, ये माउंटेन है। जब ये रात में ना बहुत ठंडा हो जाता है, जब रात में ठंडा हो जाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है, और यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, विंड मूव करती है। तो ये हो गई हमारी माउंटेन विंड। इसी तरीके से जब हम बात करें डे टाइम की, डे टाइम में ये जल्दी से क्या होता है, गर्म भी होता है टॉप, और जब ये जल्दी से गर्म होता है कंपेरेटिवली जो वैली के, तो यहाँ पे गर्म होने के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है ज़्यादा, प्रेशर क्या हो रहा है लो, और क्योंकि फिर यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हाई है, तो ये ऐसे जा रही है, तो ये वैली विंड है, इसको हम एनाबैटिक विंड कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज़ के पास की, जहाँ समुंदर है पास में ही, तो यहाँ पे क्या होता है दिन के समय, क्योंकि हमने बात करी थी ना, देखो ये तो जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, दिन के समय ही गर्म होएगा सूरज की वजह से, जल्दी गर्म होएगा कंपेरेटिवली, वाटर जल्दी गर्म होएगा, टेम्परेचर हाई होएगा, प्रेशर लो होएगा। और जब प्रेशर लो होएगा तो क्या होएगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ चलती है ना, तो यहाँ से यहाँ की तरफ चलेगी। मतलब आप समझ रहे हो, देखो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, प्रेशर लो हुआ, और ऐसे चल रही है ये वार्म एयर, है ना। इसी तरीके से रात में एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि रात में अब ये क्या हो रहा है, ये जल्दी ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो यानी कि ये हो जाएगा फिर हमारा गलत, ये वाला ऑप्शन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। ये कुछ लोकल विंड्स हैं वर्ल्ड की, ठीक है, और इसमें कुछ हॉट भी हैं, कुछ कोल्ड भी हैं, हमें उनको मैच करना है। चिनूक, चिनूक की अगर देखो हम बात करें तो चिनूक कहाँ पर होती है, चिनूक होती है अमेरिका में, यानी कि चिनूक जाएगी कहाँ पर, यूएसए, रॉकी माउंटेन्स के पास। ए का होगा सेकंड, ए सेकंड दो में है, ओके। फोन सॉरी फैन, फैन जाती है किस में, फैन जाती है, एक मिनट, ये जाती है सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स, ठीक है। तो यानी कि हम बी, बी के बाद बी किस पे है, बी है फोर्थ पर, ओके। बी होगा, एक मिनट, बी, बी थर्ड, ओके हाँ सॉरी, फैन जाती है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स पर, ठीक है। तो बी नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स पर है, और मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल जाती है सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स पर, और सिरोको ये अफ्रीका में है, तो ये अफ्रीकन डेजर्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ए का हो गया सेकंड, ठीक है, और बी का क्या हो गया, बी का हो गया थर्ड, और जो डी है, डी का क्या हो गया फोर्थ, एंड उसके बाद डी का क्या हो गया, डी का, एक मिनट, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ना। देखो चिनूक यहाँ से आप मैच कर लो, जो चिनूक है वो किस पे जा रही है, सेकंड पे जा रही है ना, यूएसए पे जा रही है। उसके बाद बी जो है, बी किस पे जा रही है, बी थर्ड पे जा रही है, नॉर्दर्न पे जा रही है। सिरोको किस में, अफ्रीकन में, तो सी किस पे जा रही है, फर्स्ट पे जा रही है, और डी मिस्ट्रल फोर्थ पे जा रही है, ठीक है, करेक्ट है। एक्चुअली ये पेपर में भी यही करना है, हम ऐसे ऐसे करते हैं ना तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, सीधा सीधा पेन से एकदम मिलाते जाना है, ठीक है। अभी एक्चुअली देखो मैं पेन वेन चलाना ना सीख रही हूँ, इसके ऊपर मैं भी आपके साथ चीज़ें सीख रही हूँ, तो अभी मेरे को वो मतलब प्रैक्टिस में है, जैसे ही होगा तो वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके ही बैठना है, फटाक से ऐसे मिलाते जाना है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, नहीं तो कई बार ना ये होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। यहाँ पे मैंने टेबल भी लगाई हुई है, कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ये देख देख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और ये एक बार गो थ्रू हो जाना इस मैप के भी, ठीक है, कि ये कहाँ पर है, कौन सी है। जैसे अभी हमने चिनूक देखी थी, यहाँ सिरोको देखी थी, ये मिस्ट्रल देखी थी, इस तरीके से, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही, और अगली वीडियो होगी हमारी क्या कहते हैं, इसको लेके जो हीट बजट है, ठीक है, हीट बजट को लेके होगी अगली वीडियो। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।